गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट टाइम हम लोग क्लास में सेंट्रल गवर्नमेंट चैप्टर नंबर 4 सिविक्स का पढ़ रहे थे और हम लोग पावर ऑफ प्रेसिडेंट ख़त्म कर लिए थे और हमको नेक्स्ट टॉपिक राइट एंड पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट पढ़ना था। तो चलिए देखते हैं राइट एंड पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ राइट ऑफ हाईएस्ट कोर्ट। तो ये जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है इसके 3 राइट्स होते हैं, 3 टाइप के राइट्स होते हैं। पहला राइट होता है प्रिलिमिनरी राइट्स, सेकेंड वाला होता है राइट टू अपील और थर्ड वाला होता है राइट टू कंसल्ट। प्रिलिमिनरी राइट्स में सुप्रीम कोर्ट जो है वो इन तरीके के केसेस को सुन सकता है। ए, केसेस विच आर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ऐसे केसेस जो कि किससे रिलेटेड हो, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के मामले से रिलेटेड हो। बी वाला कंट्रोवर्शियल केसेस बिटवीन 2 और मोर केसेस, मतलब विवाद वाले केसेस हों एक राज्य से दूसरे राज्य के, या उसमें 1-2 राज्य भी इन्वॉल्व हो सकते हैं या 2 से अधिक राज्य भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। सी वाला केसेस लाइक इन विच द फंडामेंटल राइट्स ऑफ ए सिटीजन आर वायलेटेड। हमने पढ़ा था फंडामेंटल राइट के बारे में इससे पहले वाले चैप्टर में। तो अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो या सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि उस केस को डील कर सकता है। नाउ द सेकेंड इज राइट टू अपील। अपील क्या होता है? अपील मतलब हम जानते हैं कि कोर्ट का 3 लेवल होता है। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, आप आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, एक हाई कोर्ट होता है और एक आपका सेंट्रल सुप्रीम कोर्ट होता है। तो इसमें होता क्या है कि जो केसेस होते हैं वो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसको सॉल्व किया जाते हैं, पर अगर डिसीजन हमारे फेवर में नहीं आता है तो हम हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, और अगर हाई कोर्ट में भी डिसीजन हमारे फेवर में नहीं है तो हम चाहें तो हम अपील सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हैं। तो हाई कोर्ट के जो भी केसेस होते हैं उनके अगेंस्ट में अपील सुप्रीम कोर्ट में डाली जा सकती है। सो जो मैटर डील करता है सुप्रीम कोर्ट वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो सकते हैं, सिविल हो सकते हैं और क्रिमिनल मैटर हो सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब हो सकते हैं संविधान से रिलेटेड, अगर कुछ भी उसमें लिखा हुआ है और उसके विरुद्ध कोई रूल है, रेगुलेशन है, तो आपका जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने अंडर ये मैटर, ये केस ला सकता है। सिविल राइट मतलब जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड केसेस हैं उनको वो डील कर सकता है, उनकी अपील, और क्रिमिनल मैटर्स जो हैं उनकी अपील देख सकता है। नाउ थर्ड इज राइट टू कंसल्ट। अकॉर्डिंग टू इट प्रेसिडेंट कैन कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट फॉर सम मैटर रिलेटेड टू पब्लिक इंपॉर्टेंस और लॉ। इसके हिसाब से जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस से कंसल्ट ले सकता है कुछ भी ऐसे मैटर पे जो पब्लिक इंपॉर्टेंस हो, जो कानून से रिलेटेड उसको कुछ एडवाइस लेनी हो। इट कैनॉट कंपेल द प्रेसिडेंट टू फॉलो इट्स कंसल्टेशन। और प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट की बात सुनेगा ही, वो सिर्फ एक कंसल्टेशन की तरह सुप्रीम कोर्ट को पूछ सकता है, सुप्रीम कोर्ट कंसल्ट कर सकता है प्रेसिडेंट को, पर प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है कि उसको मानना ही पड़ेगा उनकी बात। सुप्रीम कोर्ट इज़ द कंजर्वर ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन। ये मैंने बताया था कि जो सिटीजन के फंडामेंटल राइट होते हैं उनको कंजर्व कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। इट कैन अमेंड द एक्ट विच आर इम्प्लीमेंटेड बाय द पार्लियामेंट। और वो अमेंड कर सकता है ऐसे एक्ट जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए हैं। पार्लियामेंट के द्वारा अगर कोई लॉ बनाया गया है, एक्ट बनाया गया है, और वो अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा कि वो लीगली राइट नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं? वो उसको अमेंड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। दोज लॉ विच आर अगेंस्ट रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अनाउंस्ड इलीगल। और ऐसे लॉ इलीगल सुप्रीम कोर्ट अनाउंस कर सकता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हैं। ओके, सो बच्चों इसको एक बार और रीडिंग कर लेना इस चैप्टर को अच्छे से। जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी ट्यूसडे में, मैं उसमें आपको क्वेश्चन पूछूंगी ये जानने के लिए कि आपको कितना समझ में आया, आपने ये वीडियो फॉलो किया है कि नहीं किया है, इससे भी रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछूंगी। सो अच्छे से पढ़ाई करके आना और जो होमवर्क मिला है वो भी कर लेना। थैंक यू बच्चों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ज्योग्राफी में हम लोग आधा चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे और हम लोग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ रहे थे। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में हम लोग फायरवुड, कोल पढ़ लिए थे और हम लोग पेट्रोलियम को देखने वाले थे। तो लेट्स सी, पेट्रोलियम जो होता है वो आपका कहलाता है थिक ब्लैक लिक्विड पेट्रोलियम। इसको हम लोग ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जानते हैं क्योंकि वो बहुत वैल्यूएबल है आपका। भले ये आपका गोल्ड की तरह सुनहरा नहीं दिखता है, येलो नहीं दिखता है, बट ये उसका जो वैल्यू है वो उसी के बराबर है। आप जो पेट्रोलियम है वो हम लोग ड्रिल करके निकालते हैं, जो समुद्र के किनारे हम लोग पाइप से ड्रिलिंग करते हैं और उसी वहाँ पर जो रिज़र्व होता है पेट्रोलियम के उसको निकालते हैं। और पेट्रोलियम के जो डेरिवेटिव्स होते हैं, पेट्रोलियम को आप डायरेक्टली यूज़ नहीं करते हो, पेट्रोलियम रिफाइनरीज़ में जाता है और रिफाइनरीज़ में वो अलग अलग उसका बाई प्रोडक्ट बनता है। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल है, डीजल है, कैरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक और लुब्रिकेंट्स। और इसके जो लीडिंग प्रोड्यूसर हैं आपके वो अरब देश है, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कतर, है ना। और हमारी अगर इंडिया में देखें तो आपका जो बॉम्बे हाई है मुंबई के पास, वहाँ पे इसका रिज़र्व है। डेल्टा है कृष्णा और गोदावरी रिवर का, वहाँ दिग्बोई असम में जो है वहाँ पे इसका रिज़र्व है। अभी हम लोग नेचुरल गैस के बारे में देखेंगे। तो नेचुरल गैस जो है वो पेट्रोलियम डिपॉजिट के साथ ही मिलता है आपका। और
क्रूड ऑयल जब ऊपर आता है ड्रिलिंग के प्रोसेस से, जब पाइप से हम लोग उसको अंदर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो जब वो बाहर निकलता है आपका पेट्रोलियम वाला क्रूड ऑयल, तो उसी के साथ वो आपका नेचुरल गैस भी निकलता है। और ये जो नेचुरल गैस है वो आप डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री के लिए। रशिया, नॉर्वे, यूके और नेदरलैंड जो है वो इसके लीडिंग प्रोड्यूसर हैं। और अगर अपनी कंट्री में देखा जाए तो जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा एरिया जो है, मुंबई का कुछ एरिया है, वहाँ पर नेचुरल गैस रिसोर्स पाए जाते हैं। बहुत कम ही कंट्री ऐसी हैं जिनके पास सफिशिएंट नेचुरल रिसोर्सेस है कि वो अपने कंट्री की जो भी नीड है उसको पूरी कर पाएँ। अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। तो इस पैराग्राफ में आपको यही समझाया है कि जिस तरीके से आपकी जो आसपास की दुनिया है वो मॉडर्नाइज्ड हो रही है, उस तरीके से हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ रही है। उसके कारण हम लोग जो आपका कंजप्शन है एनर्जी का वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और जितने रेट से हम कंजप्शन बढ़ा रहे हैं अपना, उतने रेट से हमारे फॉसिल फ्यूल क्रिएट नहीं हो रहे हैं। तो एक तरीके का ये एक अलार्मिंग रेट है कि हमारा फॉसिल फ्यूल क्रिएट तो हो नहीं रहा है, उसको मिलियन बिलियन ईयर्स लग रहे हैं, पर उसको हम यूज़ बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो कन्वेंशनल सोर्स हैं फॉसिल फ्यूल के, वो आपके ऐसे हैं कि ये पॉल्यूट करते हैं आपके इन्वायरमेंट को। तो इस तरीके से ये दो रीजंस की वजह से हम लोग जो हैं वो अपना ध्यान कुछ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में लगा रहे हैं, जो कि इन्वायरमेंट को थोड़ी क्लीन करें या क्लीनर ऑल्टरनेटिव्स हैं, जिससे आपका ऐसा गैस वगैरह प्रोड्यूस ना हो, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, जो आपके हेल्थ के लिए हमारी प्लैनेट के लिए प्रॉब्लम करे, हमारे प्लैनेट के हेल्थ को। अभी हम लोग कन्वेंशनल सोर्स में एक हाइडल पावर भी देखते हैं। हाइडल पावर मतलब होता है कि वाटर से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है उसको हाइडल पावर बोलते हैं। इस पैराग्राफ में आपको ये समझाया है कि हम लोग क्या करते हैं। बेसिकली इस टेक्निक में हम लोग किसी ऊपर की जगह से वाटर को गिराते हैं, और वाटर जब गिरता है तो नीचे जो होता है वो टरबाइन, जैसे यहाँ पर देखिए ये टरबाइन है आपका, ये जनरेटर है ना, और वाटर रिजर्वर है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऊपर से वाटर को गिरा रहे हैं। तो ऊपर से वाटर को गिराने के लिए वाटर देखिए इधर जब आया इस तरफ, तो वो इस टरबाइन को घुमा रहा है, और इस टरबाइन को घुमाने की वजह से आपका जो पावर है वो जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस हो रही है। तो इस तरीके के प्रोसेस से जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, इस तरीके से जनरेटर से जब पावर प्रोड्यूस किया जाता है, तो उसको हम हाइडल पावर बोलते हैं। हाइडल पावर अगर आप हमारे इंडिया में देखें तो हाइडल पावर स्टेशन आपका गांधी सागर, नागार्जुन सागर, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, ये सारी चीज़ें हाइडल पावर के प्रोजेक्ट हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, वही एक तरीके का क्लीन एनर्जी। तो सोलार एनर्जी जो है एक तरीके की ये क्लीनर ऑल्टरनेटिव है आपका फॉसिल फ्यूल का। Sun heat and light energy can be felt by us every day. Solar energy trapped from sun can be used in solar cell to produce electricity. Many of these cells are joined in solar panel to generate power of heating and lighting purpose. The technology of utilizing solar energy benefits a lot of tropical countries that are blessed with abundant sunshine. Solar energy is also used in solar heater, solar cooker, solar dryers, beside being used for कम्युनिटी लाइटिंग एंड ट्रैफिक सिग्नल। तो जो आपका सोलर एनर्जी होता है, हम सोलर सेल में उसकी एनर्जी को ट्रैप करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली जो सोलर पैनल होते हैं, आपने देखा होगा सबके घर के ऊपर, आपके बिल्डिंग्स के ऊपर सोलर पैनल लगे होते हैं, तो हम उसको ज्वाइन करते हैं सोलर एनर्जी को जनरेट करने के लिए। और जितनी भी आपकी ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं, ट्रॉपिकल कंट्रीज़ मतलब होती हैं कि जो कि इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में पड़ती हैं, उनको ट्रॉपिकल कंट्री बोलते हैं। आपने 6th-7th में पढ़ा होगा अर्थ का इक्वेटर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, उनके बीच में जो एरिया पड़ता है आपका, वो वहाँ पे मैक्सिमम सन की रेस पहुँचती हैं। तो इसलिए वो कंट्री ब्लेस्ड हैं कि वो अपनी प्रॉपर टेक्नोलॉजी से यूज़ करके सोलर एनर्जी का बेनिफिट ले सकते हैं। सोलर एनर्जी जो होता है वो सोलर हीटर के रूप में यूज़ हो सकता है, कुकर के रूप में और ड्रायर्स के रूप में यूज़ हो सकता है। नाउ we'll see wind energy. Wind energy is inexhaustible source of energy. Inexhaustible मतलब होता है कि आप उसको, वो ख़त्म नहीं हो सकता, आप उसको डिप्लीट नहीं कर सकते हो। तो विंड एनर्जी जो है वो inexhaustible source of energy होती है। Windmill have been used for grinding grains and lifting water since time immemorial.
इन मॉडर्न टाइम विंड मिल, द हाई स्पीड विंड रोटेट द विंड मिल विच इज़ कनेक्टेड टू द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो हम लोग मतलब कि ऐसे फील्ड में ऐसी जगह पे विंड मिल लगा देते हैं जहाँ पे आप लोग देखे होंगे जब आप लोग ट्रेन से जाते होंगे या कहीं से जाते होंगे, तो कुछ कुछ ऐसे मैदान में बहुत ऐसे इस तरीके के विंड मिल लगे होते हैं दूर दूर पे और एकदम खाली रहता है। तो बेसिकली वो एरिया वैसा एरिया होता है ना जहाँ पे हवा ज़्यादा तेज़ी से चलती है। तो इससे होता क्या है कि हवा तेज़ चलने की वजह से इसका जो आपका फ़ैन है वो घूमता है, और फ़ैन के घूमने की वजह से जो जनरेटर है वो चलने लगता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इस तरीके से हम विंड एनर्जी का भी यूज़ कर सकते हैं। न्यूक्लियर पावर अब देखा जाए तो इस न्यूक्लियर पावर में, इस पैराग्राफ में आप एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। इसमें यही समझाया गया है कि आपका जो न्यूक्लियर पावर होता है, अब देखिए न्यूक्लियर पावर नाम कैसे आया। हम जानते हैं जितने भी आप यहाँ पर चीज़ें एलिमेंट मैटर देख रहे हैं वो एक स्मॉल यूनिट से बना है। आपने पढ़ा होगा एटम से। हमारी जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें जो स्मॉल यूनिट स्ट्रक्चर होता है बॉडी का वो सेल होता है, बट जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उसमें एटम होता है। एटम के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आपके न्यूक्लियस, फिर आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं जिनको क्वार्क्स बोलते हैं। वहाँ तक हम लोग नहीं जाएंगे, पर आप न्यूक्लियस के बारे में जानिए कि न्यूक्लियस जो होता है वो हर एटम में उसके सेंटर में होता है। तो हम जब ये थोरियम और यूरेनियम एलिमेंट के न्यूक्लियस से जब हम पावर जनरेट करते हैं उसका यूज़ करके, जब हम उसके न्यूक्लियस को यूज़ करके इन दो एलिमेंट के आपके जो दिए हैं ये नाम यूरेनियम और थोरियम, इस एलिमेंट के न्यूक्लियस को जब यूज़ करके हम पावर जनरेट करते हैं तब इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर पावर। और ये भी एक तरीके का नॉन कन्वेंशनल सोर्स है। जियोथर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ इज़ कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। हमको पता है कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, हमारा जो भी अर्थ के कोर में जाएंगे, अर्थ के सेंटर में जाएंगे, वैसे ही वैसे हीट और जो प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा। तो इसी हीट को यूज़ करते हैं हम लोग, जब हम इसी हीट को यूज़ करते हैं एज ए एनर्जी, तो ये कहलाता है जियोथर्मल एनर्जी। समटाइम्स दिस एनर्जी में सफ़र सरफेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग। कभी कभी ये जो एनर्जी है वो अपने आप ही सरफेस के ऊपर आ जाती है हॉट स्प्रिंग के रूप में। कभी कभी आप लोग देखे होंगे ना, ऐसा झरना रहता है जो गर्म, जहाँ पे गर्म पानी बहता है। आप लोग एक बार सर्च करिएगा, आपको ये दिखेगा कि कहीं कहीं पर आपके ऐसे झरने रहते हैं जो गर्म रहते हैं, जो धरती के अंदर से निकलते हैं। तो ऐसे ही झरने को हम यूज़ करते हैं टू जनरेट पावर, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। सो दिस एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट पावर, जैसा कि मैंने कहा। और जियोथर्मल एनर्जी जो है वो आपको यूएसए में मिल जाएगा। यूएसए में इसका जो पावर प्लांट है वो सबसे बड़ा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट पावर प्लांट है। न्यूजीलैंड में, आइसलैंड में, फिलीपींस में, सेंट्रल अमेरिका में। इन इंडिया में बात करें तो जियोथर्मल जो प्लांट है वो मणिकरण हिमाचल प्रदेश में है, और पूगा वैली लद्दाख में है। टाइडल एनर्जी हम लोग क्लास में पढ़ेंगे, वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो बच्चों, एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लेना, अच्छे से पढ़ के आना। मैं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करूँगी, ये देखने के लिए कि आपने वीडियो को अच्छी तरीके से सुना है कि नहीं। थैंक यू।